नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर आज विपक्ष ने प्रतिरोध मार्च निकाला कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, लेकिन वो टाई टाई फिस ही दिखाई दिया। तेजस्वी यादव नदारद रहे, कई बड़े नेता वहां पर दिखाई नहीं दिए और जिला मुख्यालयों में भी उतना उम्मीद के मुताबिक जन समर्थन भी इस प्रतिरोध मार्च के पक्ष में नजर नहीं आया। पप्पू यादव ने भी दूरी बनाई, लालू परिवार का कोई शामिल नहीं हुआ। इस पर हम विस्तार से एक बार फिर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा आज बिहार की सियासत को केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गरमा दिया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद एनडीए में खलबली मचनी तय मानी जा रही है। फिर हम बात अपराध को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि आरोप तो पूर्व मंत्री पर ही लग गया है। वृषण पटेल पर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है और नौकरी जो पीड़िता है वो मांग भी रही है, कह रही है कि इज्जत तो लूट लिया लेकिन अब नौकरी तो कम से कम दे दो। अब मामला थाने में है, मतलब कोर्ट में है। अब देखना होगा कि उस पर क्या कुछ होगा, लेकिन विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले तो चर्चा हम जीतन राम मांझी पर ही करेंगे। अब उनका ये बयान नीतीश कुमार की छाती में आग तो लगा ही देगा। बिल्कुल लगा देगा। उन्होंने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया है और सारी बात उन्होंने खोल करके कह दी अपने अभिनंदन समारोह में कि नीतीश कुमार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। असल में जीतन राम मांझी के मन में नीतीश कुमार को लेके एक पीड़ा है, एक सूल चुभी हुई है और वो जब तब सूल जो है सो पीड़ा बढ़ा देती है तो वो बोल देते हैं कुछ। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर हटा दिया गया। तो मुख्यमंत्री बनाया ये गया था, नीतीश कुमार ने ये सोच के उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था कि वो उनके बस में रहेंगे और उनके मोहरे के रूप में काम करेंगे, प्यादा बन के चलेंगे और ये बादशाहत इनकी रहेगी। मगर ये हुआ नहीं। शुरू में तो ज़रूर कुछ दिनों तक बहुत आज्ञाकारी भाव से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के हर कहा को मानते रहे। जब वो बुलाते थे उनके घर जाते थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता अपनाना शुरू कर दिया और एक अलग व्यक्तित्व अपना उभारना शुरू किया। ये नीतीश कुमार को बुरा लगा। उनको लगा कि जब ये मुख्यमंत्री के रूप में एक अपनी अच्छी इमेज बना लेंगे तो फिर उनका तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। सरकार तो उनके हाथ से गई ही, पार्टी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। ये खतरा उनको सताने लगा था नीतीश कुमार को। इसलिए आनन फानन उन्होंने फिर उनको हटा करके और खुद उस कुर्सी पर आसीन हो गए। तो ये पीड़ा है उनके मन में और उसी पीड़ा के तहत उन्होंने ये बातें कही। हाँ, क्या बातें रही? उन्होंने कहा ये कि देख लीजिए, नीतीश कुमार एक समय कहा करते थे कि पार्टी का विलय करा लीजिए जदयू में, मगर उन्होंने पार्टी में राय लिया तो पार्टी के लोगों की राय उसके खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अलग चलना है, हम किसी पार्टी में विलय नहीं कराना चाहिए हम लोगों को। तो उन्होंने नीतीश कुमार को जवाब दे दिया कि पार्टी में राय नहीं है विलय के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब आप अपना अलग रास्ता देखिए, आपके पास पैसा वैसा है नहीं, पार्टी कैसे चलेगी। तो इसी पर उन्होंने व्यंग किया कि देखिए आज पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है और केंद्र में मंत्री हूँ, बेटा यहाँ पर मंत्री है विभाग में। जब वो महागठबंधन में शामिल थे तब उस समय एक विभाग था और आज एनडीए के गठबंधन में हैं तो 3 विभाग है बेटे के पास। और अगले एमएलसी होने पर उस पर संदेह था उस समय। आज 2030 तक के लिए वो एमएलसी बन गया है। तो उन्होंने माने कोई बहुत आक्रामक रूप में ये बात नहीं कही, मधुर अंदाज में कहा और मगर नीतीश कुमार को आईना तो दिखाया। तो ये बात नीतीश कुमार को ज़रूर चुभेगी। हाँ, मोदी जी की तारीफ की, क्योंकि स्वाभाविक है, अकेले एक एमपी बन के गए, वो जीत करके गए अपनी पार्टी से, मगर मोदी जी ने उनकी सीनियरिटी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री बना दिया और महत्वपूर्ण विभाग भी दे दिया। अगर वो ठीक से काम करें तो बिहार में उद्योगों का जाल बिछा सकते हैं और उनमें वो सोच है भी, काम करने की लगन भी है।
उम्र उनकी जरूर है, मगर उम्र इसमें आड़े नहीं आती है। रवि रंजन जी को भी इसमें जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो आज बहुतों के अंदर जलन हो गया है कि पहले बार ही सांसद बन के गया और उसके बाद इतना बढ़िया विभाग मिल गया, केंद्र में मंत्री बन गया। किसकी ओर इशारा था? नहीं, ये इशारा तो सीधे सीधे नीतीश कुमार की ओर ही था। नीतीश को देखिए, ये दो नेता बिहार के ऐसे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से बनाया और सपोर्ट किया, और उसके पीछे कारण भी यही था कि नीतीश कुमार को किसी तरह से कंट्रोल में रखना है या उनको आईना दिखाना है, उनको नीचा दिखाना है, कह सकते हैं। एक तो चिराग पासवान, नीतीश कुमार से बड़ी अदावत थी उनकी, और वो नीतीश कुमार बहुत नाराज़ थे कि चिराग ने उनको हरवाया और बहुत कम विधायक उनके जीते। चिराग पासवान को भी माने उनके चाचा विरोध करते रहे और तब भी नरेंद्र मोदी ने 5 सीटें उनको दी। उनके चाचा को ख़त्म कर दिया उनकी राजनीति और चिराग पासवान को आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार भरी सभा में तुम ताम अरे तरे जो नहीं कहना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री को, जीतन राम मांझी को, एक दलित नेता हैं और शुचिता की राजनीति करने वाले, सौम्य राजनीति करने वाले ये माने जाते रहे हैं जीतन राम मांझी। जगन्नाथ मिश्र ने उनको राजनीति में लाने का वो किया था, और उस समय से जगन्नाथ मिश्र को भी अपना वो राजनीतिक गुरु मानते हैं, और उस समय से वो जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, यही कारण बना कि नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए चुना। अब ये उनको चुनने में ये गलती हो गई कि ये आदमी उनको धोखा दे देगा, और वो लेकिन कठपुतली नहीं बन पाया। लेकिन जीतन राम मांझी जो काम कर रहे थे और अपने बहुत कम समय में जो फैसले उन्होंने लिए थे, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। पत्रकारों को पेंशन देने का भी जीतन राम मांझी ने वो उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे थे। वो 10,000 रुपया कैबिनेट में पास करा दिया था उसको। तो जीतन राम मांझी कुछ इस तरह के फैसले ले रहे थे जो पॉपुलर हो जाते, और नीतीश कुमार नाराज थे। भरे सदन में तुम इसको कुछ नहीं आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, और क्या नहीं कहा। जबकि नीतीश कुमार के मंत्री जो उनके पीछे बैठे नेता थे वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार ये बोले, लेकिन वो उन्होंने कहा। तो ये अभी कुछ समय पहले की बात है। हाँ, ये भी कुछ दिन पहले की बात है। मैंने तो जीतन राम मांझी को, इस बात को नरेंद्र मोदी ने भी पकड़ा होगा। जीतन राम मांझी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने उनको अपने उसमें शामिल किया, उनको मन चाहा जो कुछ भी वो चाहते थे वो सब उनको दिया गया, और अब केंद्र में मंत्री हैं तो जलन किसको होगी? नीतीश कुमार। एक ही जहाज़ में जब वो जा रहे थे, वो दृश्य भी लोगों को याद है कि नीतीश कुमार ने भी उनको प्रणाम किया, फिर हल्की फुल्की बातचीत भी हुई। तो जीतन राम मांझी ने वो साबित किया कि वो दिल पर नहीं उन्होंने लिया है, और एक राजनेता को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए उन्होंने किया। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके साथ जो कुछ किया वो तो आम जनता को भी पसंद नहीं था, जिस तरह से उन्होंने कहा। तो ये दिखाया, मैंने नरेंद्र मोदी की बात कह के जीतन राम मांझी ने ये कहा कि मोदी जी ने हमको इस तरह से बढ़ाया, नीतीश कुमार ने नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार ने हमको हमेशा नीचा दिखाया। यहाँ पे थोड़ा एक समझने वाली बात है कि कुछ दिन पहले संजीव हंस जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब अधिकारी हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, और उसके 1-2 दिन के बाद ही जब जीतन राम मांझी इस तरह की बात बोलते हैं, एनडीए में खलबली जैसी स्थिति नजर आ रही है। खलबली नहीं, देखिए इन्होंने अपना बदला ले लिया। जो रवि जी कह रहे थे कि विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया था, उसका बदला जीतन राम मांझी ने आज ले लिया, और ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार को बहुत बुरा लगा होगा, ये बात अच्छी नहीं लगी होगी उनको। और एक और सरकार इन दिनों, देखिए बिहार की सरकार जो है इन दिनों लगातार हमले झेल रही है, अपनों के भी परायों के भी। संजीव हंस का एक मामला फंसी गया है, वो दुलारे अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के, और इसीलिए अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर अपराध इतना बढ़ गया है कि विपक्ष के साथ साथ आम लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ रही है सरकार को। अब उसमें आग में घी डाल दिया जीतन राम मांझी के आज के बयान ने। तो सरकार अभी थोड़ी सी चौतरफा वार झेल रही है। अब इस वार से कैसे वो निकलते हैं नीतीश कुमार, अब वो पहले वाला दमखम और जज्बा भी उनमें नहीं है, वो अब ढीले पड़ गए हैं। और यही बात कहते हैं विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव की, अब उनसे नहीं होता है, वो बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, ये बात वो कहते हैं। यादव ट्विटर पर ही कहते हैं, क्योंकि आज जब रोड पर कहने की और चिल्लाने की बारी आई तो तेजस्वी यादव तो प्रतिरोध मार्च में दिखाई ही नहीं दिए। देखिए, तेजस्वी यादव एक बार नहीं कई बार, मैंने ऐसे मौक़ों पर तो वो जरूर गायब रहते हैं। उधर राहुल गांधी भी गायब है,
राजनीति में नहीं दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं, असल में वहाँ दरभंगा में जो अपराधी पकड़े गए, उनकी जाति, उनका संप्रदाय देख के भी इन लोगों की सांप सूंघी हुई है। अच्छा। और अब जो है ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बाप बाप चिल्ला रहे थे कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो आओ सड़क पर उतरो, वोट बैंक बचाने में लगे। हाँ, वोट बैंक बचाने में लगे हैं। तो तेजस्वी यादव के साथ माने ये है कि जब भी कोई ऐसा मौका होता है कि उनको खड़ा होना चाहिए, वो खड़े नहीं होते हैं। तो वो तो अपने पिताजी के बल पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। वो बैठ पाएंगे कि नहीं, अभी तो एक दूसरी समस्या बिहार की राजनीति में। चौंकाने वाली बात है कि लालू परिवार से कोई नहीं शामिल हुआ इस प्रतिरोध मार्च। ये है ही। अब एक तरफ माने विरोधी दल की नेता चुनी जाती हैं, राबड़ी देवी वो हैं, पटना में हैं, और उनको भी सड़क पर उतरना चाहिए। और तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और भी लोग हैं, उनकी बेटी सांसद बनी है। भाई ये क्या मसला है? जब कोई इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है, तो आप तो इंग्लैंड में भी होंगे तो आ सकते हैं उस कार्यक्रम में। तो एक दिन बाद आपको विधानसभा सत्र में शुरू होना है, तो आप गायब हैं, लापता हैं। इसका मायने ये हुआ कि हत्याओं को, अपराधों को जो आरोप लगाया सम्राट चौधरी ने, चाहे दूसरे लोगों ने, कि ये लोग पोषित करते रहे हैं हत्या को, अपराध को। और जब इसमें आप राजनीति ढूंढने लगेंगे, एक अपराधी जो पकड़ा गया है वो अपराधी है, उसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो आप इसलिए गायब हैं कि हमको बोलना पड़ेगा उसके खिलाफ, तब तो ये बिहार की जनता उसको समझ रही है। तो तेजस्वी यादव को लोग खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। खाली भाषण देने से और अपने पिताजी की तरह तौलिया हिलाने से उसमें वो नहीं होगा। जनता विधानसभा में कहा जाता है कि जिस तरीके से ये जोश और जुनून के साथ भाषण देते हैं, बड़ा वायरल होता है, लोग काफ़ी अच्छे से सुनते हैं, सराहना भी करते हैं, लेकिन जब संघर्ष करने की बारी आती है जमीन पर, तो क्यों सांप सूंघ जाता है? नहीं, सांप नहीं सूंघता है। सवाल यह है कि संघर्ष वो क्यों करें। ये बड़ा सवाल है कि संघर्ष क्यों करें। नेता जनता से कनेक्ट क्यों होता है? इसलिए कि उसको राजनीति करनी है, तो अपना समर्थन का दायरा, समर्थकों का अपने साथ जोड़ना, ये सब वो करता रहता है। इसके लिए वो आंदोलन करता है, जेल जाता है, राजनीतिक कार्रवाइयाँ करता है। हाँ, जैसे पप्पू यादव करते हैं, और भी कई नेता करते हैं। मगर बिना सड़क पर उतरे, बिना आंदोलन किए, बिना जेल गए, बिना पब्लिक के मुद्दे को उठाए, अगर जनता उनको अपना सरताज माने बैठी है, एक जाति विशेष के नेता वो बन गए हैं, तो क्यों मेहनत करेंगे, क्यों पसीना बहाएंगे सड़क पर उतर के? वो तो नेता बन ही गए हैं, विपक्ष के नेता बन गए हैं। अब विपक्ष सत्ता में आएगा तो मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार होंगे। तो वो भावी मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के एक वर्ग ने उनको भावी मुख्यमंत्री मान लिया है। तो जब मान लिया है तो वो क्यों परिश्रम करेंगे भाई? ये तो जनता वैसे ही नेता को आज तरजीह देती है जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे और लगातार उनके लड़ाई लड़े। उनकी जनता उसको पूछती नहीं है। सोशल मीडिया पे जो बुलेटिन जारी करते हैं, वही बुलेटिन रोड पे खड़ा होकर जारी करना था। क्यों जारी करेंगे? उसी सोशल मीडिया पर पढ़ के ही बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं कि वाह वाह। तो वाह तो भुगतना तो आप ही को ना पड़ेगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, पहले कहावत थी कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और अब लोकतंत्र में ये हो गया है, वो राजतंत्र की कहावत थी। लोकतंत्र में यह है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। तो जनता वही चाहती है, वैसे ही नेता को पसंद करती है। तो नेता क्यों मेहनत करेगा, क्यों परिश्रम करेगा, क्यों आपके लिए लाठी खाएगा उतर के सड़क पर, आपके मुद्दों को क्यों उठाएगा? वो तो एक शौकिया तौर पर राजनीति कर रहे हैं, चूँकि करना है, वही उनके कहिए कि वंशानुगत पेशा है वो उनका। पिताजी किए, माताजी की, अब भाई बहन सब मिल के राजनीति कर रहे हैं। उनकी भी संतानें हुई, वो भी राजनेता बन जाएंगे। एक दिन बाद अब विधानसभा का सत्र शुरू होना है। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार, बेरोजगारी, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसी के खिलाफ रोड पर उतर रहे हैं। ताकत दिखाने की बारी आई तो आप खिसक गए। अब कहेंगे कि हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, तो कितना जोश से उठा पाइएगा? नहीं, विधानसभा में तो वो आएंगे और बोलेंगे, वहाँ गरजेंगे, पूरा हंगामा होगा, पूरा वो सब जो एक जो क्या कहा जाता है उसको, बड़ा अच्छा शब्द है। तो वो जो क्रियाएं हैं वहाँ वो क्रिया करेंगे। जो कर्मकांड होता है विधानसभा में, विपक्ष का जो कर्मकांड होता है, तो वो कर्मकांड को वो पूरी
अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे, अखबारों की, चैनलों की हेडलाइन बन जाएंगे, उनका काम हो गया। बस सदन के अंदर बस सदन के अंदर हो गया और फिर सभाओं में भीड़ उमड़ ही जाएगी। सही तरीके से देख रहे हैं। अरे मैं एक बार बहुत पहले की बात है, जब ये राजनीति में नहीं आए थे, उस समय विरोधी दल के नेता थे, उन्हीं की पार्टी के बहुत कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी से ऐसे सामान्य बातचीत थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, कैमरे पर उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन बातचीत में उन्होंने ये कहा था। हम लोगों ने उनको कहा कि तेजस्वी यादव सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो बोले आए, संघर्ष करें, सड़कों पर उतरें, स्वागत है उनका, लेकिन ऊपर से कोई टपक जाएगा ये तो स्वीकार नहीं होगा। ये उनकी पार्टी के भीतर बड़े बड़े नेता नहीं चाहते थे कि वो नेता बने और वो राजनीति में आए। बिना संघर्ष के कोई नेता, जो 74 आंदोलन के लोग हैं, ये आरजेडी में जो लोग हैं, वो 1974 के आंदोलन में लाठी खाए हुए लोग, उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी लाठी खाए हुए, ये लाठी खाए हुए लोग हैं, सड़क पर आंदोलन करके राजनीति में आए हुए लोग हैं। और उनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से थोपा गया है, जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें कुछ, वो केवल लंबी चौड़ी बातें हाँक रहे हैं कि उनके पिताजी बहुत बड़े नेता हैं। भाषण बड़ा जबरदस्त, वही भाषण देने से सरकार नहीं चलती और देश भी नहीं चलता है। भाषण तो ये भी देते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके विरोध में इतने लोग हैं कि भाषण दे रहे हैं, तो भाषण से देश भी चलना चाहिए ना। बिहार में वो क्या कर रहे हैं, उनके पिताजी की, वो अपने पिता की तस्वीर पोस्टर पर से हटवा दिए, इसलिए कि उनकी छवि खराब है और पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए वो उसने, लेकिन फिर अपने क्या काम कर रहे हैं। जब संघर्ष करना है, जब सड़क पर उतरना है, बिहार में निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, और इस समय कोई नेता अगर खड़ा हुए सड़क पर विरोध करे, आंदोलन करे, तो निश्चित रूप से जनता का सहयोग और सपोर्ट उनको मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे मौके पर गायब हैं, क्योंकि वहाँ उनको राजनीति दिख रही है। और ऐसे मसलों को बिहार की जनता जो है, लोग कहते हैं कि मतदाता वो नहीं, मतदाता सब समझती है, लोग सब समझते हैं, और ये पब्लिक है, सब जानती है। 5 दिन का ये मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, और कितना अहम और कितना किस तरीके से इसको देख रहे हैं आपकी, कितना ज़रूरी है, और इसमें कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो सरकार को कटघरे में खड़े कर देंगे? सरकार इसमें कुछ विधेयक लाएगी, कुछ अनुपूरक बजट भी आ सकता है इसमें, और फिर उसके बाद जो विधि व्यवस्था की समस्या है, विपक्ष वो मुद्दा उठाएगा कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने बालू माफिया हो गए, इतना ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब मिला करके, कुल मिला करके ये मामला बड़ा गंभीर होगा सदन का सत्र इस बार। मगर गंभीरता से विषयों पर चर्चा होगी, इसमें मुझे संदेह है। वो हंगामे से शुरू होगा और हंगामे में ख़त्म हो जाएगा। सरकार अपना काम जरूर करा लेगी। जो जनता से जुड़ा हुआ प्रश्नोत्तर काल है, प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा, 0 आवर नहीं होगा। बाकी सरकार का काम तो हल्ला हंगामा के बीच भी हो ही जाता है। तो जनता सफ़र करेगी, विपक्ष इसमें सफ़र करेगा। फिर वो मुद्दा उठेगा सदस्यता रद्द करने वाले, सदस्यता रद्द करने, उसको लेकर के भी हंगामा होगा कि क्यों नहीं अभी तक उस पर फैसला आया, क्यों सरकार, ये विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों नहीं लिया। विपक्ष जरूर ये सवाल उठाएगा, घेरने की कोशिश करेगा, मगर उसमें तो विपक्ष को विधानसभा अध्यक्ष को असीमित अधिकार दिया हुआ है, वो जितना लंबा चाहे खींच सकते हैं। तो वो कहेंगे ठीक है, अभी तो सुनवाई भी उसकी नहीं शुरू हुई है, उसमें तो बाज़ाब्ता कोर्ट का रूप लेता है वो, और उसमें सुनवाई होती है, दोनों ओर से जीरा होती है, तब उसके बाद फैसला होता है, मगर अभी तक तो सुनवाई भी नहीं शुरू हुई। तो ये विधानमंडल सत्र को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन देखिए, बिहार में एक पूर्व मंत्री हैं वृषण पटेल, जिन पर अब बलात्कार का आरोप लगा है। कहा है कि नौकरी देने के नाम पर लड़की का शोषण हुआ, मामला कोर्ट में पहुंच गया है, और लगातार ये मामला अब गर्माते जा रहा है। वृषण पटेल पर इस तरह के आरोप को सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है, क्योंकि जिस तरह के राजनेता हैं उसमें ऐसे आरोप उन पर लगे तो एक बार आदमी इस पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है, माने उनका निजी ज़िंदगी में जो है, उसकी चर्चा कई बार होती रही है कि वो इस तरह के मिजाज के व्यक्ति
अब उन पर ये क्या आरोप है, ये तो जांच पर पता चलेगा, जांच होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि वो जनता दल यूनाइटेड में थे तब बहुत कद्दावर थे और बहुत माने योग्य नेताओं में से, और बहुत कद्दावर नेता थे और मंत्री भी थे बिहार सरकार में। लालू प्रसाद यादव के समय भी शुरुआती दौर में थे, इस बार भी तो आरजेडी में थे, आरजेडी छोड़ा है। तो अब सत्ता का संपोषण उनके साथ नहीं है, सत्ता के कहीं से कोई समर्थन उनको मिले। हम पार्टी में भी गए थे, मैंने जीतन राम मांझी की पार्टी में भी वो गए, कुछ दिन रहे। तो अब कहीं से कोई राजनीतिक सहायता उनको माने बड़ा सपोर्ट मिलेगा ये नहीं है। तो अब तो उनको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है और ये देखना होगा कि महिला जो आरोप लगा रही है उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए, और उस जांच पर जो भी आता है, जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिशिन पटेल ने अभी तक खुलकर इसके विरोध में कुछ कहा नहीं है। हालांकि आज हम ये देख रहे थे कि उस महिला को धमकी दिया जा रहा है, केस वापस ले लेने के लिए उसको कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई, उनकी पार्टी जब वो हम पार्टी में थे उस समय उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान लड़की से रेप के मामले में वो जेल जा चुके हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता थे। तो ऐसे मसलों की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए, वो बिशिन पटेल हो चाहे कोई भी हो, जांच हो और जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। अब बिशिन पटेल इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे, लड़ेंगे, वो देखना होगा। ये इस पर अभी फिलहाल जब मामला न्यायालय में है तो क्या कुछ फैसला आता है इसका इंतजार। बिहार में अब ये देखा जा रहा है कि अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके ऊपर ये आरोप अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और ये मामला जिस तरीके से उछला है, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। अब बिल्कुल सवाल उठेंगे। और उस महिला ने आरोप जो केस दर्ज किया है, अब उसके अलावा वो जो धमकी का भी केस दर्ज कर दिया है, दोबारा कोर्ट को सूचित किया गया उसकी ओर से कि उसको धमकाया जा रहा है कि केस वापस लो और समझौता कर लो, तो उसकी जान खतरे में है, उसकी जान की रक्षा की जाए, ये उसने कोर्ट में आवेदन दिया है। अब इसकी जांच होगी तभी सच सामने आएगा। हालांकि बिशिन पटेल बहुत संजीदा किस्म के नेता रहे हैं और बहुत कर्मठ राजनेता रहे हैं, जिस विभाग में रहे उन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। अब ये आरोप राजनीति में कई बार गलत आरोप भी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए लगाए जाते हैं, मगर अब बिशिन पटेल उस दौर में नहीं है कि राजनीतिक छवि उनकी धूमिल करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएं। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर हाँ, नौकरी के बदले बिल्कुल खबर भी आई थी, वहाँ तो कोई रैकेट चल रहा है जो इसी तरह का नौकरी देने के नाम पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो महिला है उसके तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने कहा कि नौकरी क्या, मैं तो तुम्हें टिकट ही दिलवा दूंगा, बड़े नेता को भी खुश करना होगा। बिल्कुल, उसका ये बयान आया है, पुलिस में उसने बयान दिया है, कोर्ट में भी बयान दिया उसने। तो अब उसकी जांच होगी तब सच सामने आएगा कि क्या है सच्चाई। अभी उस पर, लेकिन बिहार में मामले पड़ रहे हैं इस प्रकार के, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है कि राजनेता और अफसरशाह दोनों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और मामला कोर्ट में जा रहा है। तो इससे पूरे राजनीतिक संवर्ग की और अफसरशाही की छवि गिरी है, उस पर लोगों का भरोसा घटा है। कोई डर से अब मिलने ना जाए। बिल्कुल, ये संभव है। एक समय में चंपा विश्वास जो आईएएस थे, विश्वास उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया था, वो भी केस हुआ, उसमें सजा भी हुई कई लोगों की, मगर कई लोग छूट भी गए। उसने कई बड़े राजनेताओं का भी नाम लिया था, कोर्ट में बयान भी दिया था उसने, मगर वो लोग अपने रसूख से छूट गए। तब कोर्ट उतनी सक्रियता नहीं दिखाता था, अब तो कोर्ट भी ज़्यादा सक्रियता दिखाता है और ऐसे मामलों में बच के छूट पाना दुष्कर्म के मामले में बड़ा मुश्किल होता है। तो जांच होनी चाहिए बहुत उसकी, और तेज़ी से जांच होनी चाहिए, लंबा लटकाया नहीं जाना चाहिए, तेज़ी से जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसमें खाली यही नहीं है, माने आप देखिए बंगाल के राज्यपाल पर ये आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर, प्रमोशन देने के नाम पर महिलाओं को, अपने राज्यपाल का वो मामला चल रहा है। और ममता बनर्जी ने कहा कि औरतें उनसे मिलने से घबराती हैं, और ये केस भी मानहानि का चल रहा है कि ममता बनर्जी पर कि उनको नहीं बोलना चाहिए था ये। और येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जिनकी उम्र 80 के आसपास है, वो भी इस मसले में फंसे हुए हैं। कोई लड़की उन पर आरोप लगा रही है, उनका पोता। और ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनके देवगौड़ा जी का पोता फंसा हुआ है इसी केस में, जिसने 200 लड़कियों का, औरतों को प्रमोशन
प्रमोशन देने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर, हाँ, और कई ने स्वीकार भी किया है कि हमको इन्होंने नौकरी दिलाई है, तो पूरे देश में इस तरह की का मसला जो है सामने आ रहा है। पॉलिटिशियन या जो पावर में लोग हैं, संजीव हंस पर रेप किया है, और वो गुलाब यादव पर ये रेप का केस है, ये लोग इसमें लिप्त हैं। बिहार में 2-3 हत्याएं, माने संजीव विश्वास चंपा विश्वास का मसला था, जो IAS अधिकारी विश्वास थे उनकी वाइफ के साथ, और उसी समय साधु यादव पर आरोप लगा था, जो लड़की का मर्डर हुआ उसमें, तो शिल्पी जैन का, शिल्पी गौतम हत्याकांड जो था, वो शिल्पी लड़की थी एक, उसकी हत्या। तो पॉलिटिशियन पर ये आरोप जब लग रहा, पहले तो ये हुआ कि लालू यादव का जंगल राज है इसमें हो रहा है, लेकिन अभी तो कोई जंगल राज नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो सुशासन लोग हैं, और ये येदुरप्पा जैसे बूढ़े व्यक्ति, वो राज्यपाल हैं, महामहिम कहे जाते हैं, उन पर ये आरोप लगेगा। तो ये बहुत शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री का पोता जो है, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता इस मसले में फंसा हुआ है, जो पावर में है, वो अपनी ताकत दिखाकर अगर महिलाओं को का शोषण कर रहे हैं, और तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के शिक्षों के भीतर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आज के दिन भर की घटनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे। जीतन राम मांझी ने किस तरीके से अपने एक बयान से नीतीश कुमार की छाती में आग लगा दी है। हालांकि उनके इस बयान से एनडीए के अंदर कितना खलबली मचेगा ये भी देखने वाला बात होगा। लेकिन आज प्रतिरोध मार्च में तेजस्वी यादव नहीं उतरे तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।